तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सुशुभम माई क्लास में। तो आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस के द्वारा आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो इन एक या एक से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस आप मिला रहे हैं उससे डिफरेंट होता है। उसका एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ न्यू सब्सटेंस बनता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो सब्सटेंस आपके केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट। ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए प्लस बी दोनों मिल रहे हैं तो ये केमिकल रिएक्शन में क्या ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, तो इन्हें आप बोलोगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। और अब देखिए, इससे जो मिलके बनेगा आपका ए बी, पता है इसके जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो आपके इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट होगा, ठीक है। न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ ये आपका कंपाउंड बनेगा ए बी, तो इसको कहेंगे आप प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें, केमिकल रिएक्शन के अगर आपसे एग्जांपल पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है, आयरन पे जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है, आपके मैग्नीशियम रिबन का जलना ये केमिकल रिएक्शन है, या आपके दही का बनना ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरीके से आप क्या उनके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं केमिकल रिएक्शन के। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है कि हम इसे देख नहीं सकते, बॉन्ड्स का बनना या टूटना। तो हमें ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हमें 4 तरीके से पता चलता है। पहला, या तो उसके स्टेट में चेंज होना, जैसे लिक्विड से सॉलिड में बनना, सॉलिड से गैस में, या गैस से सॉलिड, या आपका गैस से लिक्विड। कुछ इस तरीके से स्टेट में चेंज होने से हम लोग पता लगाते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। कलर में चेंज होना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कॉपर जो है वो दिखने में कैसा होता है, रेडिश ब्राउन ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पे CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक, ठीक है। तो आपने क्या देखा, पहले कैसा था, रेडिश ब्राउन था, लेकिन बाद में क्या हो गया, आपने देखा कि इसे जलाने के बाद इसका कलर ब्लैक हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि यहाँ पर कलर चेंज होता है। अच्छा, अब इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है, तो टेम्परेचर में आपका चेंज आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, ठीक है। साथ ही साथ आपका वहाँ पर हीट रिलीज़ होगा, ठीक है। वहाँ पे आपका हीट रिलीज़ होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि इसका टेम्परेचर कुछ और था, लेकिन जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना तो उस समय हीट के निकलने की वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। या आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आप H2SO4 में क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे इसको डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका H2SO4 जो है वो तो बनेगा, डाइल्यूट तो हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वहाँ पर आपका हीट इवॉल्व होगा, यानी कि आपका जो बीकर होगा, सॉरी आपका जो टेस्ट ट्यूब होगा वो आपका हीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे, टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपका गैस का एवोल्यूशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप जिंक के अंदर HCl डालेंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा जिंक क्लोराइड, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पर हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, यानी कि आपका ये गैस निकल रहा है। तो इस तरीके से गैस के निकल माने आपके केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में क्या होता है, गैस भी इवॉल्व होता है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि उनके स्टेट में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, और गैस उसमें से निकलता है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आता है कि हम कैसे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें, यानी कि हम कैसे केमिकल रिएक्शन को दिखाएं। तो देखिए, 2 तरीके हैं यहाँ पर इसे दिखाने के। एक है वर्ड इक्वेशन
और एक है आपका केमिकल इक्वेशन। जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था केमिकल चेंजेस के, तो वहाँ पर मैं सिंबल्स का यूज़ कर रहा था, तो उसे आप बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं वर्ड्स के द्वारा लिखता, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है हमने, और इसको रिएक्टेंट बोलते हैं क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब ये एरो के बाद यहाँ पे जो लिखा है क्या, आपका जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, और साथ में RHS है तो इसे प्रोडक्ट तो कहेंगे ही। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें हैं वो सब वर्ड्स में लिखा है, तो इसे हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। और वहीं अगर हम इसे सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, इनके केमिकल सिंबल्स के फॉर्म में, तो देखिए जिंक को Zn करके लिखा है, आपके सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 करके लिखा है। वहीं प्रोडक्ट साइड में भी आप देखेंगे जिंक सल्फेट को देखिए यहाँ पर ZnSO4 करके लिखा है सिंबल्स में, और हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है उसे उन्होंने H2O के फॉर्म में दिखाया है, यानी कि सिंबल्स के फॉर्म में। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो आई होप कि आपको रिप्रेजेंटेशन के दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन को आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे, सॉरी केमिकल इक्वेशन को। तो आप क्या बोलेंगे, जब आप केमिकल इक्वेशन को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स के और जो केमिस्ट्री के जो रिएक्टेंट के जो केमिकल फार्मूला हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के और जो आपके रिएक्टेंट के केमिकल फार्मूला के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर सिंबल्स का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आप प्रोडक्ट के भी वहाँ पर सिंबल्स का यूज़ करते हैं विद उनके फिज़िकल स्टेट, कि वो लिक्विड हैं, गैस हैं, या वो सॉलिड हैं, या वो एक्वस के फॉर्म में यानी कि सॉल्यूशन के फॉर्म में है। आप इन फिज़िकल स्टेट के साथ क्या करते हैं, प्रोडक्ट, आपके रिएक्टेंट्स, ठीक है, आपके जो एलिमेंट्स हैं रिएक्शन में जो ले रहे हैं भाग, उन सबको किस फॉर्म में दिखाते हैं, सिंबल्स के फॉर्म में। तो इसे कहा जाता है क्या, केमिकल इक्वेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आप इसको शब्दों में बयान करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें जब हम प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम एक एरो दिखाते हैं, तो उस एरो के ऊपर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कोई कैटलिस्ट वहाँ पर लिखते हैं। तो याद रखिए, आपको जब भी टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट के बारे में लिखना हो तो वो आप कहाँ पे लिखेंगे, एरो के ऊपर जो यहाँ पे दिखा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका CO2 प्लस H2O, जब ये दोनों मिलते हैं तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में। पहला तो आपको सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इधर ऐसे करके भी सिंबल के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप उधर क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसे सिंबल के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, तो वो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस H2O, फिर आपका क्या निकलता है, एनर्जी, ठीक है, और साथ में आपका हीट भी निकलता है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, एरो के ऊपर आपने जो जो नेसेसरी कंडीशंस हैं आपने कहाँ पे लिखा, एरो के ऊपर लिखा। तो कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है केमिकल इक्वेशन में। अब यहाँ पे बात आती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है, जिसका मतलब आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, मैटर का जो मास है या जो मैटर है वो ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। जो मैटर या मास आप बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन में, ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक ले लेते हैं कि आपने 2 ग्राम चीनी डाला, ठीक है, प्लस आपने 5 ग्राम वाटर डाला, तो क्या होगा, जब आपका जो चीनी का पानी बनेगा वो 7 ग्राम का ही बनेगा, ठीक है। चीनी का जो आपका जो वाटर बनेगा वो कितने ग्राम का होगा, 7 ग्राम का।
तो यही आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया जाता है। तो इसके डेफिनेशन को याद कर लीजिए, आता है कई बार, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड में गिरा है कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, तो आप आई थिंक कि इसका आंसर दे पाएंगे अभी। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व करने, ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट के इक्वल होना चाहिए। माने जितने आप एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट में डाल रहे हैं, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। यही नियम है आपके बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। हम क्यों करते हैं, पहला चीज़ आप बोलेंगे कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है। सेकंड आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपके रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आपके प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका है जहाँ पर का इस तरीके को नाम दिया गया है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, देखिए पहला स्टेप आपको क्या करना है कि जो भी केमिकल इक्वेशन दिया रहेंगे, ठीक है, उसको आपको बॉक्सेस में बनाना है, ठीक है। ये जो बॉक्सेस है ना आपके, इस तरीके से बॉक्सेस में बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया है ना, आयरन आपका वाटर के साथ प्लस हो रहा है, तो क्या बन रहा है, फेरस ऑक्साइड, और यह आपको आयरन ऑक्साइड, और साथ में क्या निकल रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है, गैस। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, देखिए सबसे पहले इन्होंने आपके केमिकल इक्वेशन को लिखा, इसके बाद इसके ऊपर उन्होंने क्या बना दिया, बॉक्सेस बना दिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब बॉक्सेस बनाने के बाद, ठीक है, आपको बॉक्सेस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। बॉक्सेस के अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब सेकंड आपको क्या करना है, दोनों साइड केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के नंबर को काउंट करना है, ठीक है। क्या करना है, आपको प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों तरफ आपको क्या करना है, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम के नंबर को काउंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर जो Fe है वो 1 है, वहीं अगर यहाँ पे Fe को देखेंगे तो 3 है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन को देखेंगे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन को देखेंगे तो 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन को देखेंगे तो 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन को देखेंगे तो 2 है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, उनके एटम्स को काउंट करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका, जैसे कि यहाँ पर काउंट कर दिया गया है, अब नेक्स्ट टाइम है आपको क्या करना है कि जो माने आपको बॉक्सेस के आगे ऐसा नंबर रखना है, ठीक है, कि जिससे कि क्या हो, जो प्रोडक्ट साइड और आपके रिएक्टेंट साइड दोनों जगह जो एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल हो जाए। आपको ऐसा ट्राई करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपका आयरन कितना है, रिएक्टेंट के साइड पे 1 है, वहीं आपके प्रोडक्ट के साइड पे 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड पे 2 है और आपके प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि थोड़ा अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, इनको इक्वल करने के लिए हमें ऐसा कोई भी एक नंबर रख देना है। जैसे देखिए अगर मुझे फेरस को 3 करना है तो मुझे इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है, 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आपका जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 1 है और इधर 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से इंटू कर देता हूँ, यानी कि मैं इसके आगे 4 रख देता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे ही आपने यहाँ 4 रखा तो क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है वो भी इंटू होगा इसके साथ, ठीक है। तो इंटू हो जाने की वजह से आपका यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। लेकिन आपका जो यहाँ पर है वो कितना था, 2 था, तो आपको इससे किससे इंटू करना पड़ेगा, 4 से। तो इस तरीके से वहाँ पर टोटल हाइड्रोजन हो गए 8, ठीक है। अब देखिए पूरी तरीके से बैलेंस हो गया आपका। अगर आप देखेंगे कि आपका जो इस तरफ है फेरस है आपका 3 माने आयरन, और यहाँ पे भी कितने हैं, 3 है। अभी यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 1 जा
माने यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 1 है ना, तो ये 4 इससे इंटू होता है, ठीक है। तो 4 इससे इंटू होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। अब देखें यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 8 है, तो ये 4 2 ज़ा 8, तो इस तरीके से यहाँ पे भी 8 है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो आपके एटम्स थे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, उन दोनों का जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो दोनों सेम हो गए हर एक एलिमेंट्स के। तो यही होता है बैलेंसिंग का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रैकेट में यहाँ पर S लिखा है, L लिखा है, G लिखा है, AQ लिखा है। तो ये सब क्या आपके फिज़िकल स्टेट बता रहे हैं कि वो किस फिज़िकल स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस स्टेज में है, या आपके एक्वस स्टेट में, यानी कि सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरीके से सॉल्यूशन के ही तरह है। अभी अगर आपको टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट अगर दिखाना है तो वो आप ये जो एरो है ना यहाँ पर जो दिख रहा है, उस एरो के या तो आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है, या तो ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 स्टेप्स होते हैं। पहला सिंबल के फॉर्म में दिखाना है आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को। दूसरा काम है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को आपको सेटिस्फाई करना है। वो कैसे करना है कि आपके रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स और आपके जो प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के नंबर सेम होने चाहिए, वो भी हर एक एलिमेंट का, ठीक है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे क्योंकि आपको ना इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना है, लेकिन हम दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे तो इससे आप इजीली समझ पाएंगे, जिसमें हम रैबिट जंपिंग केमिकल इक्वेशन से रैबिट जंप का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, या आप जंपिंग वाला फार्मूला भी बोल सकते हैं उसे। कैसे करेंगे देखिए, अभी आपका जैसे हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनेगा, H2O। तो इसको हमें कैसे बैलेंस करना है, तो देखिए आपको ना जंप करना है रैबिट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 है हाइड्रोजन, अब डायरेक्ट कूदिए प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ से इधर कूदना, अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, अब इधर से ऑक्सीजन पे आओ, इधर कितना है 2। तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2। तो हम लोग इसे किससे इंटू करें कि ये आपका 2 हो जाए, तो ऑब्वियसली हम 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि हम डायरेक्ट इधर 2 नहीं लगा सकते, हमें जो 2 है वो इधर लगाना पड़ेगा, माने पूरे कंपाउंड के आगे। हाँ, अगर ये इंडिविजुअल अगर होता ना, जैसे अगर प्लस में अगर इधर O लिखा होता तो आप 2 लिख देते, क्योंकि ये अलग है, ये बॉक्स अलग है और ये पूरा कंपाउंड अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 2 है वो आपको आगे लिखना है। अब ये आगे लिखने से फ़र्क क्या पड़ेगा कि ये जो 2 है वो आपके हाइड्रोजन के 2 से भी इंटू होगा, और ये जो 2 है यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम के साथ भी इंटू होगा अगर आप फ्रंट में लिखते हैं कंपाउंड के। तो इसका मतलब अब हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2। अब फिर से आपको जंप लेना, देखिए अभी आपका ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अब आप इधर से इधर आइए, अब हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 है और इधर है 4, ठीक है, इधर है 4। तो आप क्या करेंगे, इसको किससे इंटू करने से 4 हो जाएगा, 2 से, तो इधर 2 लगा देंगे और यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। तो इस तरीके से क्या देखा आपने, हाइड्रोजन आपका 4 है इस तरफ और इस तरफ भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, देखिए 2 1 जा 2, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आपका अभी आपका कार्बन प्लस यहाँ पर O2, समझ लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब हमें इसको बैलेंस करना है, देखिए कैसे, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 1 है, इधर कार्बन भी 1 ही है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हो तो 1 होता है, ठीक है, आप ऐसा याद रखिए। यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे भी कार्बन 1 है। अब दोबारा से यहाँ अब है ना, देखिए आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड कूदा, प्रोडक्ट में ही दूसरी तरफ कूदिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, लेकिन जब इधर से इधर आएंगे रिएक्टेंट के साइड पे, इधर 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से इंटू करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये इंडिविजुअल नहीं है, O प्लस के साथ अलग नहीं है, तो हमें 2 आगे लगाना पड़ेगा। 2 आगे लगा देने से अब क्या होगा, ये इससे भी इंटू होगा
और साथ में इससे भी इंटू होगा, तो 2 1 जा, अब आपका कार्बन हो गया 2 और ऑक्सीजन भी हो गया 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर आना है। तो देखिए यहाँ पर अभी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब क्या करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएंगे। यहाँ पर आपका कार्बन कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से इंटू करना है। तो ये तो इंडिविजुअल है, तो आप क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट 2 से इंटू कर देंगे। 2 से इंटू करने से अब आपका कार्बन भी कितना हो गया 2। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका कार्बन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस से इजी हो जाएगा। आपको बस वो याद रखना है रैबिट जंप के बारे में, कि अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर कूद रहे हैं तो प्रोडक्ट में फिर छोटा जंप लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट से डायरेक्ट आपको फिर कहाँ पे आना है, रिएक्टेंट में, फिर रिएक्टेंट में छोटा जंप लेना है, फिर दोबारा से आपको प्रोडक्ट की ओर जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। कोशिश कीजिए, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है।